नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? सब ठीक? ओके। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं, क्योंकि आप ही तो हैं कि जिसके प्रेरणा के द्वारा मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं, स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, सामान्य जन के लिए और पेशेंट के लिए भी। बहुत सारी 20 प्लेलिस्ट है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में प्लेलिस्ट है, मेडिसिन क्लासेस भी हैं वहां पर बच्चों की एक प्लेलिस्ट है, पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, कौमार वृत्त तंत्र, डायग्नोसिस के लिए है, रोग निदान, हाँ, स्त्री वर्ग के लिए है, महिला वर्ग के लिए गायनेकोलॉजिकल, कौमार वृत्त, सॉरी, प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग। ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेलिस्ट. Actually, these videos, some videos are definitely more useful for the students because, for example, today's topic is related with the Bal Rog or Kaumar Vritt Tantra, one of the subject of third year BAMS. बट डॉक्टर देशपांडे की ये सोच है कि ये सब लोगों ने देखनी चाहिए वीडियो। क्यों सर, ऐसे क्यों बोलते हैं आप? एक शब्द डॉक्टर देशपांडे हर एक वीडियो में बोलते आए हैं, बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। आरोग्य विषयक साक्षरता, लिटरेसी अबाउट द हेल्थ। पीपल बहुत सारे एजुकेशन ले चुके होते हैं, कोई 8वीं कक्षा पास है, 10वीं कक्षा, 12वीं है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, सब कुछ है, फिर आरोग्य के बारे में इतना अंधकार है। तो आज का वीडियो में मैं बच्चों में होने वाली दो महत्वपूर्ण बीमारियों की बारे में हिंदी में बातें करने वाला हूं। आपके सामने स्क्रिप्ट हमेशा रहेगी इंग्लिश में ज्यादातर, और उसकी चर्चा होगी हिंदी भाषा में। तो बने रहिए और आखिर तक वीडियो देखिए। कुछ भी आपको मतलब कुछ आशंका है वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। आज का विषय हमने ले लिया है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना माँ के द्वारा, 9 मंथ एंड 1 वीक, है ना, 37 वीक्स, कंप्लीट नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, है ना। हमने तो सब बातें अभी, ये जो लेबर के बारे में इतने वीडियोस मैंने बनाए हैं, सिजेरियन सेक्शन के बारे में कल वीडियो मैंने बनाया है, तो ये सब तो आपको पता है, डिलीवरी कैसी होती है, क्या होती है, डॉक्टर देशपांडे अभी सिखा रहे हैं ना सब। तो ये बच्चा जब बाहर आ जाता है ना, तो कई बच्चों को इसके बाद, डिलीवरी के बाद तुरंत पीलिया, पीलिया आप हिंदी में पीलिया बोलते हैं ना, जॉन्डिस, इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस, यकृत या लीवर की बीमारी हो जाती है। तो जन्म के बाद बच्चे को होती है। हाँ होती है भैया, अभी किसी को पता नहीं है बात, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होता है, डॉक्टर लोगों को पता होता है। तो सामान्य जन को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे, डॉक्टर बोलते हैं सब उसको जॉन्डिस हो गया बच्चे को, तो सब जो रिश्तेदार हैं, वो उसके बच्चे की माँ है, पिता है, वो शॉक में जाते हैं, इसको कैसे अभी तो अभी अभी जन्म हुआ और इसको भी पीलिया रोग हो गया, उसने अभी पानी भी नहीं लिया है मुंह से, तो उसको कैसे पीलिया रोग हो गया, उसके कैसा यकृत खराब हो गया। तो ये बातें समझने की जरूरत है। उस व्याधि को शास्त्रीय तरीके से ये नाम दिया गया है, ये देखिए क्या नाम है, नियोनेटल जॉन्डिस, जन्म के बाद तुरंत बच्चे को होने वाला पीलिया रोग। व्हेन ए न्यूबॉर्न टर्न्स येलो, येलो मतलब पीला कलर आ जाता है, आंख यहां पर, है ना, नाखून के ऊपर, स्किन के ऊपर। तो देखते हैं उसके कारण क्या है और इसके लिए हम कैसे कैसे सोचेंगे। ये जो नियोनेटल जॉन्डिस है, उसका और एक शब्द है, और वो शब्द है हाइपर बिलीरुबिनेमिया। टेंशन मत लो यार, हर एक शब्द अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। एमिया का मतलब होता है खून, ब्लड, ब्लड, कोई भी खून की बात करना है तो लास्ट में शब्द आ जाएगा एमिया। तो ये हाइपर बिलीरुबिनेमिया है। इसका मतलब है कि बिलीरुबिन नाम का एक घटक होता है रक्त में, उसकी मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है। हमारे जो बड़े लोगों को भी जॉन्डिस होता है ना, तो आप लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी लैब में जाकर क्या देखना होगा, दो चीजें होती है, बड़ों की बात कर रहा हूं मैं, पीलिया रोग की, जॉन्डिस की बात कर रहे हैं देशपांडे सर। एक तो पेशाब की जांच करेंगे, करवाएंगे,
जिसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, वो वहां पर आ जाएंगे पेशाब में, पॉजिटिव आ जाएंगे, बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट आ जाएंगे, बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट उपस्थित आ जाएंगे पेशाब की जांच करते समय, लेबोरेटरी पैथोलॉजिकल लैब, घर पर नहीं करते हम। और खून जब देंगे लेबोरेटरी में तो उसमें बिलिरुबिन देख सकते हैं कितनी मात्रा में है, वो ज्यादा बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, और खून में है इसके लिए हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। ये अफेक्टिंग द न्यूबॉर्न, उसमें क्या हो जाता है, ये जो चमड़ी है ना हमारी बच्चे बच्चे की चमड़ी, स्किन, एंड ये जो स्क्लेरा, ये नहीं देखना, ये नीचे एनीमिया के लिए है, ये व्हाइट सफेद देख रहे हैं ना, उसको स्क्लेरा बोलते हैं, देख रहे हैं ना मेरे आंख में व्हाइट वाला स्क्लेरा है ना, व्हाइट व्हाइट, वो पीला हो जाता है, जो व्हाइट देख रहे हैं ना अभी वो पीला हो जाता है, समझ में आ गई बात। तो ये स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा, सफेद रंग का जो भाग है वो पीला हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, तो उस बच्चे के खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई। बिलिरुबिन एक केमिकल, इतना रासायनिक पदार्थ है, बस बाकी का भाग छोड़ दो, ठीक है। अब ये देखते हैं, आगे चलते हैं। बिलिरुबिन ये क्या है, यहां बताया है, इज ए येलो ऑरेंज पिगमेंट है क्रिएटेड। ये कैसे, बिलिरुबिन कैसे आती है हमारी खून में, ज्यादा कैसे आती है, तो जो हमारी रेड ब्लड सेल आरबीसीज, रक्त कण पेशी, दो तीन प्रकार की पेशियां हमारे रक्त में होती है ना, आरबीसी रक्त कण, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल सफेद रंग की पेशी, और प्लेटलेट जो खून को रोकने के लिए मदद करती है, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, खून की मैं सेल्स की बात आपको बता दी। तो इसमें से जो रेड ब्लड सेल है, रक्त कण है, वो फटाफट 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 ब्रेक हो जाते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं। तो रक्त कण पेशी आरबीसी टूटने फूटने से बिलिरुबिन की निर्मित हो जाती है। तो आरबीसीज रेड ब्लड सेल रक्त कण जब ज्यादा फुट टूट जाएंगे तो बिलिरुबिन ज्यादा 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 खून में आ जाएगा, समझ गए बात, ओके। नॉर्मली क्या हो जाता है, प्राकृत ढंग से ये बिलिरुबिन आ ही गया, निर्मित जब होती है तो ये थोड़ा है तो अपने आप टट्टी के द्वारा वो निकाल दिया जाता है, नॉर्मल मात्रा में है, प्राकृत मात्रा में है। परंतु क्या हो जाता है कि नया नया जो बच्चा है उसका जो लीवर है वो अभी इतनी ताकतवर नहीं है, हाँ ताकतवर नहीं, उसकी कार्य शक्ति स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, वो अभी तो आया है ना, तो धीरे धीरे काम करने लगेगा। तो लीवर कमजोर होने के कारण, जन्म के बाद तुरंत की बात कर रहा हूं मैं, इमीडिएट, तो ये बिलिरुबिन जो निकाल देना चाहिए खून से और हमारी टट्टी द्वारा पेशाब द्वारा शरीर के बाहर जाना चाहिए, वो नहीं जाता, लीवर अभी डेवलप नहीं है, लीवर यकृत, ठीक है। तो इसीलिए वो जो बिलिरुबिन है वो खून में ही रहता है। ये देखिए ऐसा क्यों होता है, ये नियोनेटल जॉन्डिस पीलिया रंग क्यों आ जाता है, तो ये देखिए देर आर मेनी फैक्टर, बहुत सारी कारण होती है, उसमें से कुछ जो प्रमुख कारण है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जन्म के बाद तुरंत बेबी को पीलिया व्याधि हो गया, समझ गई बात। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब उसके बोलते हैं कि ये इसके घबराने की बात नहीं है, प्राकृत है ये, तो नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड हार्मलेस फॉर्म, ये बहुत आम है और इसकी कोई तकलीफ नहीं होती। जो जन्मते हैं बच्चे उनमें से कम 60%, कितना देखा परसेंट है, ये बच्चे को 60% बच्चों को ये अपने आप हो जाती है और अपने आप वो पीलिया व्याधि निकल जाती है, होती है जाती है, होती है जाती है। और जब बच्चा 37 वीक्स का है तो 60% आ गया उसका प्रमाण। फिर जब प्रीटर्म बेबीज का हम एनालिसिस करेंगे, प्रीटर्म मतलब 7वें महीने में जन्म हुआ है, 8वें महीने में जन्म हुआ है, ऐसे बालक हमने देखे तो 100 बालक में से 80%, 80% बच्चों को यह फिजियोलॉजिकल प्राकृत तरीके का पीलिया रंग होता है, ठीक है। ये देखिए ये कैसा होता है, यहां देखिए, इट टिपिकली अपीयर्स 2 to 4 days आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 2, 3, 4 दिन में
ये पीला पीला रंग देखने को मिलता है। उसके बाद उसकी जो मैक्सिमम बिलिरुबिन की लेवल होती है हमारी खून में, वो 7वें दिन बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 कम होकर 2 हफ्ते में पूरा का पूरा वो ठीक ठाक हो जाता है। प्रीटर्म बेबी है, प्रीमैच्योर बेबी है, 7वें 8वें महीने का बालक है, तो उसको जरा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक तो हो जाएगा, कहीं घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। फिर उसको जरा 2 महीने या 1 महीना तक मिनिमम लग सकता है। ये दूसरे बच्चे हैं वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे, उसको जरा महीना लगेगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, इमैच्योर लीवर। अभी लीवर की ताकत नॉर्मल जन्म के बाद तुरंत नहीं होती, थोड़ा धीरे धीरे टाइम तो लगता है भैया, तो टाइम देना पड़ेगा, तो फिजियोलॉजिकल है। आगे चलते हैं। अभी ये अलग चीज है, अभी पैथोलॉजिकल मतलब विकृति है, ये नॉर्मल नहीं है, उसके लिए उपचार करने पड़ेंगे। क्या चीज है ये, देखिए। पहली प्रॉब्लम है विकृति की, एबनॉर्मल इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन। ये बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाता है, लीवर की बात छोड़ दो, अभी लीवर का विषय खत्म। अभी हम विकृति बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल बात कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा बिलिरुबिन आ रहा है। सर ऐसा क्यों होता है? वही कह रहा हूं, उधर लिखा है रेड ब्लड सेल जो है ना भैया, रक्त कण जो है ना, रक्त पेशी, उनका जो आकार होना चाहिए, साइज एंड शेप, अच्छा नहीं होता, गलत होता है, बिल्कुल गलत। उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सपोज ये बायकॉन के राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ना, गोल 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 होना चाहिए, वर्तुलाकार, ऐसा नहीं होता, वो अलग तरीके का रक्त कण पेशी होता है, उसको बोलते हैं सिकल सेल डिसीज। ये विकृति है, बीमारी है ये। उसकी वजह से, ये बीमारी की वजह से रक्त कण पेशी फट 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 ज्यादा 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 टूट फुट जाती है, टूट फुट जाती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता जाता है, अंदर बच्चे के शरीर के अंदर थोड़ा रक्तस्त्राव हो जाता है। कभी कभार ये रक्त कण पेशी तो ठीक ठाक है, ठीक है। अलग क्या हो जाता है, कई कभार इतना सीरियस जंतु संसर्ग हो जाता है। जंतु संसर्ग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जन्म के बाद, कुछ वजह होती है, अलग अलग वजह होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम आ गया, और कुछ प्रॉब्लम आ गया, अनहाइजीनिक कंडीशंस है, जहां पर डिलीवरी वो ठीक ठाक नहीं था मॉल, है ना, तो उसके कारण इन्फेक्शन बनने के कारण भी रक्त कण पेशी टूटने फूटने लगती है। तो अभी रक्त कण पेशी के टूटने फूटने की बात दो की मैंने, एक तो उसका नॉर्मल साइज शेप नहीं रहता, ये पहला वाला कारण अलग है, और दूसरा कारण है कि इन्फेक्शन की वजह से रक्त कण पेशी टूट फुट जाती है, और बिलिरुबिन बिलिरुबिन बढ़ जाता है, और नियोनेटल जॉन्डिस, नवजात बालक को पीलिया व्याधि हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना? कोई नहीं, आराम से लेना, बिल्कुल आराम से, ज्ञान तो हो जा रहा है, ज्ञान के लिए थोड़ा संयम रहना पड़ता है। ये देखिए अभी दूसरा कारण है विकृति, पैथोलॉजी, इंपेयर्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। इसमें क्या हो जाता है, जैसे मैंने पहले वाले फिजियोलॉजी में बताया था, इसमें लीवर बहुत ही कमजोर है, और उसके द्वारा जो कन्वर्जन होना चाहिए बिलिरुबिन का, वो ठीक ठाक नहीं होता है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज हैं, उसको कुछ दवा पानी करते हम, उसका असर लीवर के ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल ऐसा कॉमन नहीं है, आम तौर पर नहीं होता। डॉक्टर है तो सोच सोच समझ के ही मेडिसिन देंगे ना। फिर कई कबार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो लेडी के लिए वो मेडिसिन लेने की बहुत ही जरूरत होती है। उसको क्या करेंगे, मानो कि ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट देनी है, तो ऐसे सोच समझ कर ही डॉक्टर देंगे दवा, फिर कुछ का असर लिवर पर हो सकता है। दूसरा है प्री मैच्योरिटी, बच्चे का जन्म जो है वो 7वें 8वें महीने में हो गया, ये भी कारण हो सकता है लिवर की कमजोरी के कारण। दूसरा जेनेटिक, अनुवंशिक, कुछ कारणों की वजह से, जीन की वजह से, माता पिता के जो गुणसूत्र है उनमें कुछ कमी ज्यादा होने से ये लिवर के ऊपर कमजोरी आ जाती। समझ रहे, थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरा कारण है यहां पर हमने बता दिया है कि डिक्रीज्ड बिलिरुबिन एक्सक्रीशन। मतलब ऐसा कहने का मतलब है बिलिरुबिन तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर उसका जो बाहर जाने वाली जो प्रोसेस है वो बहुत खंडित है, रुकी हुई है। हा? तो जो बाइल है ना, क्योंकि लीवर के द्वारा एक जो सिक्रीशन होता है उसका नाम होता है बाइल, ये पाचक स्त्राव है ना, तो ये पाचक स्त्राव लीवर के द्वारा
निर्मित किया जाता है और गॉल ब्लैडर में वो संचित किया जाता है, और जैसी जैसी जरूरत हुए उसी तरह से वो गॉल ब्लैडर के द्वारा हमारी आंत्रों में आ जाता है, डिओडेनम में, और हमारा जो फैटी सब्सटेंस से खाना है वो हजम हो जाता है। तो ये बाइल उपयुक्त है, ठीक है। फिलहाल क्या हो जाता है, कभी कभार जो गॉल ब्लैडर है उसकी जो नलिका है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, बच्चे में हो सकता है, वो नलिका में रुकावट है, तो ये बाइल नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वही बिलिरुबिन रक्त के द्वारा वही रहेगा, वो बाहर आंत्र में नहीं आएगा, आंत्र के द्वारा टट्टी में नहीं आएगा, पेशाब में नहीं आएगा, उधर ही रहेगा ब्लड में। समझ में आ रही बात? तो उसका मतलब है जो डिक्रीज बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, बाहर जाने की प्रक्रिया है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। एक लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब कि माता और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ना वो एक दूसरे से पूरक नहीं हो पाता। मतलब ज्यादातर जिन महिलाओं में RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है, मैं इस वीडियो के द्वारा उन सबको विनंती करता हूं, कोई आप में से देख रहे हैं और आप में से जो परिचित महिला, सिर्फ महिला की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर जो जिनकी शादी हो गई है, जो अभी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, उन महिला के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए मैं हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं कि ये ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ, ये कोई आपका दोष नहीं है काय के लिए आपका निगेटिव है, बिल्कुल नहीं। निगेटिव के ब्लड ग्रुप के द्वारा कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, फैमिली लाइफ में कोई असर नहीं होने वाला, बच्चा पैदा करने में कोई असर नहीं होने वाला, सेक्सुअल लाइफ में कोई असर नहीं होने वाला, चिंता की बात नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल। नहीं तो बोलेंगे डॉक्टर साहब बता रहे थे निगेटिव ऐसा है, हम तो अभी शादी करने वाले थे, अनुरूप में गए थे विवाह मंडल में, तो उधर लोग पूछ रहे थे डॉक्टर ने क्या कहा है आपको। कोई नहीं, RH निगेटिव होना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर फिलहाल फिलहाल ये बात फिलहाल सर फिलहाल इंपॉर्टेंट है, जब RH निगेटिव मदर, RH निगेटिव मदर नहीं, RH निगेटिव महिला जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, निश्चित रूप से। ज्यादातर पहली वाली प्रेगनेंसी, पहले वाले बच्चे के समय थोड़ा फर्क, कोई टेंशन नहीं है, दूसरा वाला बच्चे में प्रॉब्लम आ सकता है, बिल्कुल एबॉर्शन हो सकता है RH निगेटिव की वजह से। उसका एक शास्त्र है, मैं ज्यादा आपको डिटेल में तकलीफ देना नहीं चाहता, मैंने आपको इतना समझा दिया है कि कुछ महिलाओं का RH निगेटिव होता है ब्लड ग्रुप, उनको प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी वाले डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन करके कुछ बातें समझ लेने की जरूरत है। जब प्रेगनेंसी चल रही है तो 8वें 9वें महीने में बाई चांस इम्यूनोग्लोबुलिन का एक आध इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बाकी सब ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो RH निगेटिव की वजह से गलत फहमियां ज्यादा है सोसाइटी में। वो बोलते हैं उसकी शादी नहीं होगी, वो बोलते हैं उसके सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी, वो बोलते हैं उसको बच्चा नहीं होगा, वो बोलते प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है। बहुत बहुत गलत फहमियां हैं, कोई टेंशन नहीं। कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, आप में मन में कुछ भी आशंका है तो मैं दूर करूंगा आपकी आशंका, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे को नंबर है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप को बताया है कि माता का ब्लड ग्रुप है निगेटिव और जो पेट में बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। तो इसके द्वारा थोड़ी सी कभी कभार गड़बड़ी हो सकती है और उसके द्वारा बिलिरुबिन की लेवल बढ़ सकती है, ठीक है। इतना ही अभी काफी है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, अलग व्हाट्सएप पर डिस्कशन करें, गीता यहां पर नहीं। सबको कोई को क्यों तकलीफ दूं मैं, सबको नहीं तकलीफ देना चाहता। आगे चलते हैं, ये कैसे पहचानते हैं कि ये उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया एक महत्वपूर्ण जो लक्षण है, तो अभी अभी मैंने बताया पीलिया, येलो कलर। येलो कलर, पीला रंग किसको आ जाता है, चमड़ी को। और दिखाए ना, फिर एक बार दिखाओ डॉक्टर, एक बार फिर दिखाएं, ये देखिए व्हाइट व्हाइट, आंखों में देखें, यहां नहीं, आंखों में। आंखों में क्या है, व्हाइट व्हाइट, व्हाइट स्क्लेरा। व्हाइट को क्या बात बोलेंगे, स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा, SCLERA, वो पीला हो जाता है, समझ गए बात, उसको जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द व्हाइट पार्ट पीला रंग हो जाता है। तो येलो कलरिंग जो होता है ऊपर से लेकर धीरे धीरे करके
जैसे जैसे बिलिरुबिन बढ़ेगा उस तरह से उसकी व्याप्ति भी बढ़ जाती है, पूरे शरीर के हाथ पैर के यहाँ नाखून के ऊपर वगैरह पीला रंग आ सकता है। ठीक है, देखिए इनिशियली पहले तो हमारी चेहरे के ऊपर थोड़ी सी पीलिया कलर का आ जाएगा, फोरहेड यहाँ पर आ सकता है, नोज के ऊपर थोड़ा पीला पीला, बच्चे वाली बात चल रही है, आपकी नहीं, आपकी नहीं, जो बच्चा है ना नया पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ, उसकी बात चल रही है, उसकी डिसीज नियोनेटल जॉन्डिस। उसके बाद ये जो पीला रंग है यहाँ पर देखिए, स्प्रेड्स, धीरे धीरे फैल जाएगा, चेस्ट सीने से पीला रंग आ जाएगा, स्किन चमड़ी की बात कर रहे हैं, बाद में एब्डोमेन पर आ जाएगा पीला रंग, उसके बाद हाथ पैर को आ जाएगा, है ना, और पूरा का पूरा जो पैर है उसकी जो थाइज है उसके ऊपर भी ये पीला रंग आ सकता है। However, relying solely on the visual cues can be tricky. सिर्फ आप ऐसी बात करेंगे मैं आंखों से देखूं और पीलिया रंग से मैं पता लगाऊं कितना सीवियर है ये पीलिया व्याधि नए वाले जन्म लेने वाले बच्चे में, तो ये ठीक ठाक नहीं रहेगा, क्योंकि जो बच्चे की नए नए बच्चे की जो स्किन की जो टेक्सचर होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अलग टेस्ट करवाते हैं, सिंपल सा, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ देखो यहाँ पर ऐसा दबा लिया उन्होंने, हाँ, तो उसके प्रेस करने से क्या हो जाता है, तो अपने आप वो पीला कलर डिसअपियर हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए, ये ब्लैंक छोड़ दिया तो अपने आप फिर वो भर जाएगा पीला रंग। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खून की जांच करवाना। अभी के जमाने में ना सिर्फ हमारी क्लिनिक की डॉक्टर की राय ऊपर या हॉस्पिटल की डॉक्टर की राय ऊपर कोई भरोसा, मतलब भरोसा तो रखना ही चाहिए, फिर उसका कंफर्मेशन, उसका निश्चितकरण हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां हमें डायग्नोसिस करना है तो वो बच्चे का खून जांच करेंगे और उसमें बिलिरुबिन की मात्रा कितनी है वो देखकर हम निदान करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट चालू करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बिलिरुबिन की लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी वैसा जॉन्डिस सीरियस सीरियस सीरियस, गंभीर गंभीरता गंभीरता आ जाएगी। बिलिरुबिन की लेवल जितनी ज्यादा उतनी गंभीरता ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर पॉसिबल सिम्टम्स स्पेशली इन द सीवियर केसेस, जब ये व्याधि जरा ज्यादा गंभीर बन जाती है तो वो बच्चा बेचारा हैरान हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, पीना छोड़ देता है, स्तन्यपान करना, ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं चाहिए। जैसे बड़े लोगों को खाना खाने की इच्छा ही मर जाती है, जॉन्डिस में भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया बोलते हैं ना, आयुर्वेद में शब्द है कामाल, कामला, कामला, कामला। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आपको, आयुर्वेद में ना शब्द जो बने हैं ना, जो शब्द लिखे हुए हैं ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे सुनो तो यार, कामान लाती इति कामला। सर क्यों संस्कृत बोलते हो यार बीच बीच में, इतना अच्छा चल रहा है लेक्चर। अरे भैया ये संस्कृत की जो मिठास है ना, बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगता है दिल से, तो मैं बोल देता हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा। जितना लोगों को लेना है वो ले सकते, नहीं तो इधर से लेना इतना छोड़ देना। कामान लाती इति कामला, इसका मतलब ऐसा होता है कि जिस व्याधि में सर्व तरह की इच्छा निकल जाती है उसको कामला बोलते हैं। कितनी बढ़िया यार, सबकी इच्छा मर जाती है, खाना नहीं चाहता, एडल्ट वाली बात, मैं पीलिया रंग की जॉन्डिस की बात कर रहा हूं, बड़े लोगों में एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ करने को जी नहीं करता, कुछ अच्छा अच्छा सा आइसक्रीम खा लो, अच्छा अच्छा सा जूस पी लो, हाँ बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, कोई नहीं चाहता। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उसको लगता है मैं स्मोकिंग भी अभी नहीं करूं, मैं नहीं करूं, स्मोकिंग की इच्छा चली जाती है। देखिए कितनी बात है, ये व्याधि है, ये अच्छा नहीं है। आगे चलकर जिन लोगों को सेक्स की इच्छा है, सेक्स की इच्छा भी चली जाती है, कामान लाती थी कामना। क्या बताए यार, है ना, पूरी की पूरी सब इच्छा, मन की जो इच्छा है चली जाती है। ये टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि परमानेंट चली जाती है। मैं जॉन्डिस कामला की बारे में बात की, अभी ये बच्चे वाली देखिए, बच्चे की चल रहा है, बच्चे का पीलिया रंग की बात चल रही है ना, तो ये पुअर फीडिंग होता है, लिथार्जी, ज्यादा हंसना कूदना बंद हो जाएगा, चुपचाप पड़ा रहता है बच्चा, बेचारा बच्चा, बेचारा बच्चा चुपचाप पड़े रहता है, कोई रोता नहीं, कोई हंसता नहीं
कोई नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं है ना। और हाई पिच्ड क्राइंग, उसको अंदर से कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ना बेचारा, तो बोल तो नहीं सकता, तो क्या करेगा बेचारा, तो बच्चा रोएगा ना, जोर जोर से रोएगा। तो जोर जोर से रोने से हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को अंदरूनी अंदर से कोई तकलीफ है, हम उसके ऊपर तुरंत ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे बात ट्रीटमेंट की बात आ गई ना, देखिए ना आप आराम से देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, यहां पर देखिए ट्रीटमेंट की बात चल रही है, उपचार क्या करेंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसकी सिविरिटी, तीव्रता कितनी है, और किस वजह से, उसका मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, अंडरलाइंग कॉज क्या है, किसी वजह से यह हुआ है प्रॉब्लम, वो कारण ढूंढने की हम डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं और कारण के अनुसार उपचार करते हैं। हाँ, देखिए पहली वाली है सिम्टोमेटिक फोटोथेरेपी, ये कॉमन ट्रीटमेंट है। उसमें बच्चे को हम स्पेशल प्रकार का एक लाइट होता है ब्लू कलर का, उसमें उसको रखते हैं। हाँ, उससे क्या फायदा हो जाता है, उससे जो बिलिरुबिन है ना, उसका थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन हो जाता है कि वो पेशाब या टट्टी के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाए। तो ये फोटोथेरेपी का फायदा ऐसा है कि वो बिलिरुबिन ऐसे परिवर्तित करता है, ऐसे रूप में, ऐसे घटक में परिवर्तित करता है कि वो टट्टी और पेशाब के द्वारा वो निकल जाएगा। ये स्पेशल लाइट जो होता है वो हॉस्पिटल में तो रहता ही है, फिर अभी इतना संशोधन हुआ है कि हमें अमेजॉन पर बिली ब्लैंकेट, यहां पर शब्द है देखिए, यहां पर कर्सर देख सकते हैं ना, ये देखिए बिली ब्लैंकेट, एक तरह का कवरिंग मिलता है जिसके द्वारा या ब्लू लाइट वो बच्चे को घर पर भी दे सकते हैं। देखिए क्या डेवलपमेंट था साइंस, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो पेडियाट्रिशियन है, डॉक्टर जो है ना, बच्चे वाले डॉक्टर, वो आपको बहुत बढ़िया रूप से समझा देंगे कैसे करना है, क्या करना है। ओके, ये देखिए जब भी नए नए जन्म हुए बच्चे को ये जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया व्याधि नियोनेटल जॉन्डिस हो जाएगा, तो बिली ब्लैंकेट जो है वो लगातार घर पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से वो बिलीरुबिन धीरे धीरे कमती हो जाएगा और व्याधि जो है, बीमारियां है, वो ठीक ठाक हो जाएगी। ये लॉन्ग पैड होता है, बिली ब्लैंकेट एक पैड जैसा होता है, और ये पूरा फाइबर ऑप्टिक लाइट उसमें होता है। और इसमें एक जो गलत फहमी है, अभी की अभी दूर कर दो, ये सेफ है, उसका कोई शॉक वगैरह नहीं लगता, उसके वजह से कोई बर्न, जलन वगैरह या कुछ गंभीर कोई प्रॉब्लम, गंभीर का मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, ये ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। तो उसको बेशक अपनी अपनी बच्चों के डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर की सलाह के द्वारा ये शिक्षित प्रशिक्षित होकर ये बिली ब्लैंकेट आप घर पर भी जरूर इस्तेमाल कर सकेंगे और उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये देखिए अभी हम उपचार देख रहे हैं ना भैया, क्या करते हैं उपचार, इंक्रीज द फीडिंग, जब बच्चा कम ले रहा है दूध ना, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तन्य कम ले रहा है, तो थोड़ा सा माता ने बीच बीच में हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाए, है ना। और उससे क्या हो जाएगा, उससे भी ये जो बिलिरुबिन निकलना चाहिए, ये आंत्र के द्वारा वो निकलने में ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मदद मिल जाएगी। उसके बाद कई कबार क्या किया जाता है, सीर के द्वारा, इंट्रावेनस वेन्स के द्वारा ये इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये ज्यादातर इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में माता की भी दिया जाता है, जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है ना, वो प्रिवेंट करने के लिए। उससे क्या हो जाता है, माता का इम्यूनो सिस्टम अच्छा हो जाता है, और जो बच्चे का आरबीसी, रक्त कण का डिस्ट्रक्शन है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, देखिए यहां पर बहुत ज्यादा ये तीव्रता है व्याधि की, नियोनेटल जॉन्डिस की, पीलिया व्याधि बहुत बढ़ रहा है, बिलिरुबिन की लेवल बहुत हाई हो रही है, तो इसका असर कभी कभी हमारे ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर हो सकता है, और ब्रेन में कुछ डैमेज हो सकता है, खराबी हो सकती है। और वो जो कंडीशन है ब्रेन डैमेज होने वाली, उसके देखिए क्या लिखा है उधर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है, कर्निएक्टिस। हाँ, कर्निएक्टेरस बोलते हैं, कर्निएक्टेरस। मैं स्टूडेंट्स को विनंती करता हूं, ये ओरल के लिए, वाइवा के लिए पूछा जाता है कि कर्निएक्टेरस क्या है,
कार्नियक टेरस। कार्नियक टेरस क्या है कि जॉन्डिस के द्वारा ब्रेन को डैमेज, बिलिरुबिन के द्वारा ब्रेन को डैमेज। तो जब ऐसे आशंका आ जाए कि इसका ब्रेन को डैमेज हो सकता है, तुरंत एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नाम की जो ट्रीटमेंट है वो देने को चालू किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें से कुछ हिस्से धीरे धीरे करके बच्चे का खून निकाला जाता है, और जो ब्लड डोनर होता है, दूसरी व्यक्ति होती है, उसके द्वारा जो बॉटल लगाते हैं ना, खून की बॉटल, उसके द्वारा वो बच्चे को नया नया खून दिया जाता है। उसका जो खराब हुआ जो खून है, जिसमें ज्यादा बिलिरुबिन है, वो एक साइड से वो निकालने की प्रक्रिया रहती है, दूसरे साइड से वो नया नया जो खून है वो ब्लड बच्चे को दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? जो खराब हुआ रक्त है वो निकल गया, अच्छा वाला रक्त आ गया। तो उसमें क्या हो गया, खराब दे दो अच्छा ले लो, ऐसा यह स्कीम है डॉक्टर लोगों की, मतलब अच्छी स्कीम है बीमारी के लिए। उसके बाद देखिए, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। जब जल्दी जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसके कुछ प्रिवेंशन प्रतिबंधक उपाय कर लेंगे हम, तो बिल्कुल वो बच्चे की जान भी बच सकती है। बच्चे की कुछ विकृति हो जाए या उसका कुछ ज्यादा पैरालिसिस या ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इससे सबसे वो बच्चा बच सकता है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर देशपांडे ने बहुत सारी अच्छी कोशिश की है कि नवजात बालकों में ये जॉन्डिस की बीमारी हर एक को मालूम होनी चाहिए। कई कबार ये फिजियोलॉजिकल भी होती है, प्राकृत होती है, वो चली जाती है अपने आप, और दूसरी होती है विकृत, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रीटमेंट की भी जरूरत हो सकती है। ये बिली ब्लैंकेट जो है ना, उसकी कीमत अंदाजा, ये बात चल रही है अभी 2024 अप्रैल महीने की। ये बाय चांस वीडियोस आगे भी चलते रहते हैं ना, मैं ना हूं आप ना होंगे फिर वीडियो तो रहेंगे, ऐसे में विनती करता हूं परमेश्वर को। तो ये 8,000 अभी की कीमत है, कभी कभार ये चेंज भी हो सकती है। यहाँ देखिए, इसका एक चित्र है मेरे पास। देखो बेचारा बच्चा अंदर है जिसको नियोनेटल जॉन्डिस हो गया है, और ये इसके बिली ब्लैंकेट उसके साथ है जिसके द्वारा वो बिलिरुबिन की लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी दूसरा एक व्याधि है ना, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं, और वो व्याधि का नाम है पोलियोमाइलाइटिस। समझ रहे हैं ना, पोलियोमाइलाइटिस पूरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस, शॉर्ट में कहते हैं पोलियो। इसको आयुर्वेद में भी बाल पक्षाघात ऐसा बोला है। पक्ष का मतलब होता है हाथ या पैर, पक्ष, पक्ष का मतलब ये कांग्रेस भाजपा, ये नहीं, ये वाले पक्ष नहीं चल रहा, इलेक्शन की बात नहीं है। पक्षाघात, घात का मतलब डैमेज, तो पक्ष का मतलब होता है हाथ या पैर का डैमेज, मतलब उसकी जो कार्यकारी शक्ति, हाथ पैर हिलाने की ताकत है वो चली जाती, तो उसको बोलते हैं बाल का मतलब बच्चा। बच्चे में जब हाथ पैर हिलाने की ताकत चली जाएगी, क्या कहेंगे, बाल पक्षाघात। अभी अभी तो ये जमाने में ना इतना पोलियो का हमें टेंशन नहीं है। एक अच्छी सी बात है भारतवर्ष में कि ये पोलियो अभी मानो कि ज्यादा से ज्यादा खत्म ही हुआ है ना, खत्म ही हुआ है, उसमें कोई टेंशन नहीं हमें। फिलहाल उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। ये देखिए, पोलियो ए डिसीज ऑन द ब्रिंक ऑफ इरेडिकेशन इंडिया। भारतवर्ष में अभी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो पूरी जगत में WHO, जागतिक आरोग्य संगठन, डिक्लेयर कर देगी कि अभी खत्म, भूल जाओ। जैसे हमें स्मॉल पॉक्स व्याधि जो है ना, स्मॉल पॉक्स, वो अभी पूरा निकल गया है भारतवर्ष में, कोई नहीं है स्मॉल पॉक्स भारतवर्ष में। उसी तरह ये पोलियो भी अभी कुछ ही महीनों में, वर्ष में डिक्लेयर कर देंगे कि पूरा का पूरा चला गया। तो पोलियो, ये नाम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है पोलियोमाइलाइटिस का, और इसमें ये बहुत ही क्रिपलिंग डिसीज है, मतलब बहुत तकलीफ होती है ज्यादा टाइम के लिए, एंड पोटेंशियली कभी कभी ऐसा होता है कि जीवित हानि भी हो। अभी नहीं, अभी नहीं, ये पुराने जमाने की बात है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो किस वजह से होता है ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस की 1-2 मिनट के मेरे को थोड़ा सा ये रुकाना पड़ेगा, वीडियो जो है ना, एक्सक्यूज मी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कि जो पोलियो बीमारी है वो उसका कारण एक वायरस है। आपको जानते हैं कि सूक्ष्म जंतु के 3 प्रकार होते हैं, एक बैक्टीरिया नाम से जाना जाता है, एक वायरसेस होते हैं, और तीसरा क्या होता है, फंगस।
ये 3 प्रकार के इन्फेक्शंस मॉडर्न पैथी में कॉमन है। तो ये इन्फेक्शन कौन सा है? ये वायरस वाला है, बैक्टीरिया वाला नहीं है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग है, सब लोगों ने ध्यान से सुनिए। कई लोगों को यह अंदाजा नहीं होता कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है तो मॉडर्न पैथी में हमारे डॉक्टर्स के पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि इन दिनों में कॉमन, पुराने जमाने में हमारे एमॉक्सिसिलिन था, पेनिसिलिन था। अभी के जमाने में एजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लोक्सैसिन है, सिप्लेक्सिन है। या एंटीबायोटिक है, उसका कोर्स होता है, तो इससे द्वारा वो जंतु मर जाते हैं और आपकी जो व्याधि होती है वो ठीक ठाक हो जाती है। ज्यादातर ये वायरस जो होते हैं ना, उनके लिए खास डॉक्टर लोग एंटीवायरल ट्रीटमेंट बहुत कम बार देते हैं, बहुत कम बार। क्योंकि वायरल इंफेक्शन का देखा जाए तो एक फायदा भी है। क्या है सर फायदा? बहुत बार, ये नहीं, पोलियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग वायरस जब हमें सर्दी बुखार खाम आ जाता है ना, बुखार और ये थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है ना, बहुत बार डॉक्टर ने बोला होगा, देखा कि ये वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर का मतलब ऐसा होता है कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। वायरल फीवर का मतलब है आप टेक द 3-4 days फुल रेस्ट एंड टेक सम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब लाक्षणिक चिकित्सा कर दीजिए। पैरासिटामोल की टैबलेट, जिसको डोलो भी बोला जाता है, क्रोसिन भी बोला जाता है, एक 4-4 5-5 घंटे के बाद एक एक टैबलेट ले लो, बुखार 1-2 दिन में कम हो जाएगा, निकल जाएगा पूरा का पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरल फीवर वाली बात है। फिलहाल जब कभी कभार ब्रोंकाइटिस हो जाता है, पीला रंग का थूक आ जाती है, स्पुटम आ जाता है, बहुत न्यूमोनिया हो जाता है, तो वहां पर हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। समझिए थोड़ी बात। तो ये पोलियो ये वायरल वाला है, तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। एंटीवायरल भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बहुत बार यहां दे दिया जाता है, क्योंकि जब, पर अभी के दिनों में, मतलब मेरे हिसाब से कम मैं ये 5-7 साल देख रहा हूं, एक भी केस हमारी आसपास कोई मेरे को ढूंढने को नहीं मिली, किसी डॉक्टर से रिपोर्ट नहीं है। कहाँ कहाँ दूरी दूरी पर एक आध दूसरा केस निकल आता है पोलियो का, बाकी भारतवर्ष में पूरा ठीक ठाक चल रहा है। अभी पोलियो बिल्कुल नहीं की जैसा है, नहीं की बराबर है। क्योंकि हमारी, आगे बोलूंगा मैं आपको, पोलियो वायरस की ऊपर हमारी जो पोलियो लस बनी है, हाँ, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं ना, ओपीवी, और उसका एक रिदमिक साइकिल होता है, हर साल देते हैं ड्रॉप्स। अब तो सुना होगा ये पोलियो दिन है करके, पोलियो डेज रहता है, सब हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो कैंप बनाकर जागो जाग घर 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 जाकर वो पोलियो डोज दे देते हैं। तो उसी की वजह से अभी पोलियो की बीमारी कम से कम 99.9% चली गई, ऐसा आप मान सकते हैं। फिलहाल उसके बारे में जानने से फायदा हो सकता है, आप कभी कभार उस इंफेक्शन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं खुद को, मतलब बच्चे को। ये ज्यादा बीमारी बच्चों की है, बड़ों की नहीं है, ठीक है। ये प्राइमरीली अफेक्ट्स द यंग चिल्ड्रन, से फॉर एग्जांपल इन बिटवीन द 7 to 17 years of age and can lead to the paralysis। हाथ और पैर में एक पंगुत्व आ जाता है, हाँ, पैरालिसिस हो जाता है, परमानेंट मसल वीकनेस। अभी आपको, अभी नहीं, फिलहाल एक ऐसा 20-25 साल के लड़के आपने देखे होंगे या आदमी देखा होगा कि वो पोलियो उसको बचपन में हो गया था और थोड़ा सा वो हैंडीकैप तरीके से चल रहा है, चलने फिरने में उसको दिक्कत आ रही है। ये पोलियो वाली केस आपको आपने देखी होगी, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल डैमेज। अभी एक्टिवली उसके पास कोई तकलीफ नहीं है, फिर उसका परमानेंट मसल वीक हो गया और उसको चलने में दिक्कत आ रही है। पुराने जमाने में जब भी पोलियो वैक्सीन अस्तित्व में नहीं था और उसका प्रचार प्रसार कम था, तो बहुत सारे लड़के पोलियो होने के कारण मर भी जाते थे। अभी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉजेस ऑफ पोलियो इन इंडिया, भारतवर्ष में बहुत साल से ये युद्ध चल रहा है पोलियो वायरस के साथ, बट अभी अभी 10 साल में इसको बहुत यशस्वी हो गए हम सीना तान के बोल सकते हैं हमने पोलियो को हरा दिया। जैसे हम पूरे जगत के लोग क्या कहते हैं, हम कोरोना वायरस को हरा दिया, उसी तरह पोलियो वायरस को भी भारतवर्ष में करीबन करीबन हरा दिया है। यस, है ना। द कल्प्रिट बिहाइंड द पोलियो वायरस, कौन है दोषी? उसके लिए 3 प्रकार के वायरसेस बताए गए हैं, टाइप 1 वायरस, टाइप 2 वायरस एंड टाइप 3 वायरस। ये जो वायरस है वो ज्यादा फैल कैसे जाता है? फीकल मैटर, टट्टी होती है ना, टट्टी, पुराने के जमाने में टॉयलेट्स नहीं थे, शौचालय नहीं थे, ये सब तकलीफ वाली, लोग बाहर
मतलब पूरे रास्ते के ऊपर बैठ जाते थे। हाँ, पूरे घर के आसपास ऐसे ओपन एरिया में टट्टी करते थे, फ्लाइज ज्यादा थे, बहुत बहुत गंदगी थी भारतवर्ष में कई साल पहले, 20 साल 30 साल पहले। अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वायरस जो है वो कॉन्टेमिनेटेड फीकल मैटर, फीकल में से निकलता था। जो जिसको पोलियो है उसके टट्टी में वो वायरस निकलता था बाहर, और उसके ऊपर जो फ्लाइज वगैरह बैठकर वो इधर उधर खाने वाली ओपन जो चीजें हैं उसके ऊपर ज्यादा बैठते थे, और जो अन्न जो फ्लाइज के द्वारा संक्रमित हो गया है वो खाने से वो नए वाले आदमी को, नए वाले बच्चे को पोलियो हो जाता था, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर लिखा है पुअर सैनिटेशन, स्वच्छता की बिल्कुल खराबी थी, बर्बादी थी हमारी भारत पर। हाइजीन बिल्कुल नहीं, हाथ भी धोना कोई समझते ही नहीं लोग थे। अभी कोरोना के टाइम कितनी अच्छी चल रही थी ना, सबके सब अच्छी तरह से बार बार हाथ धोते थे, और वो एक स्लोगन था कि मास्क पहनो, बार बार हाथ धो, और ज्यादा क्राउड में मत जाओ। तो ये उस जमाने में पोलियो का एक कारण था कि लोगों को स्वच्छता की जो अंदर से जो ज्ञान चाहिए था, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, जो सोच होनी थी, वो बिल्कुल नहीं। उससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए कैसे उसका फैलाव उन दिनों में चलता था। पहले तो जिसको पोलियो हुए उसके द्वारा, उसकी टट्टी के द्वारा कई हफ्तों तक वो वायरस टट्टी के द्वारा निकलता था। हाँ, एंड उसको बच्चे को ज्यादा कुछ ऐसे सिम्टम भी नहीं थी। उसके बाद है कॉन्टेमिनेशन। ये जो वायरस है वो पानी को दूषित करता था, अन्न पदार्थों को दूषित करता था, और सरफेसेस थ्रू द फीकल मैटर। वो फ्लाइज उधर बैठेगी और उधर उधर घूमेगी और सबको वो प्रसाद बांट देगी वायरस का, है ना। एंट्री पॉइंट, अनइंफेक्टेड इंडिविजुअल जिसको पोलियो पहले से नहीं है, वो दूषित पानी पीने से, दूषित अन्न पदार्थ खाने से, अपने हाथ अच्छी तरह से न धोने से उसको ये लागण, उसको ये बीमारी हो जाती थी पोलियो की। उसके बाद देखिए ये वायरस जो है ना वो आगे चलकर क्या करता था, इन्फेक्शन कैसे फैलाता था बॉडी में। द वायरस ट्रेवल टू द इंटेस्टाइन, वो पहले हमारी आंतड़ी में, आंत्र में घुस जाता था, उधर उसका एक का दो, दो का फोर हो जाता था, फटाफट फटाफट उसमें ग्रोथ हो जाती थी, और पूरी की पूरी हमारी शरीर की जो ब्रेन से निकलने वाली नसें हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करती थी। ये पोलियो ज्यादा से ज्यादा पचन व्यापार को नहीं डैमेज करने वाली, वो श्वास मार्ग को नहीं डैमेज करने वाली, वो मूत्र मार्ग को नहीं डैमेज करने वाली। पोलियो वायरस कहां पर अटैक करेगा, पोलियो वायरस ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा। पोलियो वायरस हाथ पैर को जाने वाली नसों के ऊपर, नर्व्स के ऊपर डैमेज करेगा। तो इसीलिए जो नसें हमारी स्नायु को प्रेरणा देती हैं, हाथ पैर चलाने की ताकत देती है, वो चली जाएगी ताकत, और पूरा दुर्बलत्व आ जाएगा, हैंडीकैप, परावलंबित्व आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमें आभार व्यक्त किया है कि ये वाइड स्प्रेड जो वैक्सीनेशन चल रहा है बहुत ही बढ़िया है। पोलियो का वैक्सीन, लसीकरण होने के कारण इंडिया हैज नॉट रिपोर्टेड एनी केस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस सिंस 2011। यस, अभी 2000 क्या चल रहा है, 24। तो कितने साल हो गए, 12-13 साल में एक ही केस नहीं है, यस, पोलियो की। तो कम से कम हम जीत गए ऐसे मान सकते हैं। इट इज क्रुशियल टू मेंटेन हाई वैक्सीनेशन रेट टू प्रिवेंट द वायरस रिप्रोडक्शन। वो रिटर्न बैक नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन तो कंटिन्यू करना ही करना पड़ेगा। मेरे सब लोगों को विनंती है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उसका प्रचार प्रसार करें कि पोलियो हमें जीत तो गए हैं, उसको प्रतिबंध करना है, फिर वापस ना आ जाए। तो पोलियो फिर वापस ना आने के लिए हमें वैक्सीनेशन, पोलियो लस पूरे के पूरे आगे 20-50 साल देने पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो बैक आ गया वो पोलियो का डिसीज, तो मर जाएंगे ना बच्चे बेचारे, खामखाम मर जाएंगे, क्यों मरवाना है उसको, नहीं मरवाना है। तो आज ही हम शपथ लेते हैं ये वीडियो देखते समय कि मैं पोलियो वायरस के बारे में या पोलियो का जो बारे में सब डॉक्टर देशपांडे का वीडियो प्रचार प्रसार करेंगे, उसका शॉर्ट्स बनाएंगे, और उसके साथ साथ पोलियो की लसीकरण के लिए जन जागृति करेंगे। यह शपथ अभी के अभी आप लेने की मैं लेता हूं कि इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। अभी देखिए जब ये पोलियो चलता था तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते थे।
पहले तो होता था कि बहुत सारे लोग बच्चों में कुछ भी सिम्टम नहीं, एकाएक उसका पैरालिसिस हो जाता था। दिस इज द मोस्ट कॉमन, आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते था। उसके बाद कई बच्चों में उस जमाने में जब पोलियो का प्रसार ज्यादा था, बुखार आ जाता था, गले में खराश, कभी कभी सिर दर्द करता था, थोड़ी उल्टी जैसे होता था, हाँ, सिर ये मसल्स में पेन होता था, पूरा का पूरा थकान महसूस होता था। और लगातार कुछ दिनों के लिए, 5, 6, 7, 8 दिन के लिए सब चीजें चलती थी। उसके बाद बाय चांस कभी कभार वो पूरा का पूरा जो इन्फेक्शन है हमारा मेंदू में, मस्तिष्क में, ब्रेन में पहुंच जाता था। और जो मेनिंजाइटिस का मतलब हमारे सिर के ब्रेन के ऊपर जो आवरण है उसको मेनिंजस कहते हैं। मेंदू के ऊपर होने वाली आवरण, कवरिंग्स, तो उसमें इंफेक्शन हो जाने के बाद ये बोलते कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस पोलियो के द्वारा होना अलग है। अभी के जमाने में भी किसी बच्चे को या एडल्ट व्यक्ति को भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। मैं पोलियो की बात नहीं कर रहा, पोलियो अलग रखिए, पोलियो बात छोड़ दीजिए। उसके बाद ये पोलियो तो वायरस है, बैक्टीरिया के द्वारा अभी के जमाने में भी ये मेनिंजाइटिस बहुत सारे लोगों को होता है। तो उसके लिए मैं आपको विनंती करता हूं, 3 लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सीरियस, गंभीरता से ये सुनिए। कैसे पहचानेंगे कि एडल्ट व्यक्ति किसी को भी मेनिंजाइटिस है या नहीं है? तो पहली दफा बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाएगा। पहला लक्षण क्या है? तेज बुखार, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर लगाइए ना भैया, मापो ना। उसके बाद फटा 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 उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग, और वो भी इधर से मैंने वोमिट कर दिया तो उधर तक पहुंच जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। उसके बाद वो ऐसा पकड़ के रखेगा, इतना सिर दर्द, इतना सिर दर्द पूछो मत। वो बच्चा हो या आदमी, और रोते रोते बोलेगा, पप्पा पप्पा दुख रहा है मेरा, हाय बुखार है, वोमिटिंग चल रहा है। तुरंत हल हल्लो 108 एम्बुलेंस, हॉस्पिटल में एडमिट करवा लो। मेनिंजाइटिस सीधी सादी वाली बात नहीं है, एडमिट करना वाली बात है। सिर के द्वारा एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी आप। उसके साथ डॉक्टर लोग आप घर पर भी दे सकते हैं। नेक स्टिफनेस बोलते हैं, मतलब ये उसका सिर उठाकर ऐसा इधर लगाना है आपको, तो ये नहीं लगा सकता, वो दर्द होता है। या नेक रिजिडिटी बोलते हैं, नेक रिजिडिटी, स्टिफ नेक बोलते हैं। तो इस लक्षण के द्वारा आप मेनिंजाइटिस को पहचान सकते हैं और बच्चे की या बड़े आदमी की जान बचा सकते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करके तुरंत। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि डॉक्टर देशपांडे लोक साक्षरता की बात कर रहे हैं, आरोग्य साक्षरता। आगे चलते हैं, पैरालिटिक पोलियो आगे की स्टेज है। तो ज्यादा सीवियर जब हो जाएगा उस जमाने में, तो ये पोलियो वायरस से क्या हो जाता है, मसल वीकनेस, पैरालिसिस, ज्यादातर पैरों में हो जाता था, और परमानेंट डिसेबिलिटी। ऐसे रुग्ण आपको देखने को मिलेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द पोलियो इज टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। जब जल्दी जल्दी उसको पहचानेंगे तो कॉम्प्लिकेशन, दुष्परिणामों से बच सकते हैं। चाइल्ड को देखने को मिलेगा तो उसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन देने की जरूरत है। ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं डॉक्टर लोग? अनफॉर्चुनेटली ये वायरल होने के कारण कोई भी स्पेसिफिक दवा नहीं है, मतलब 100% क्योर करने वाली कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ट्रीटमेंट ज्यादातर लाक्षणिक चिकित्सा, लक्षण के अनुसार दी जाती है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि दर्द कम करने की दवा, एनाल्जेसिक्स, फिजिकल थेरेपी, मसल वीकनेस चालू हो गया तो फिजियोथेरेपी दे देंगे, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, जब सांस मार्ग में मसल्स वीक हो रहे हैं तो तुरंत ऑक्सीजन लगाएंगे, वेंटिलेटर लगाएंगे। हाँ, ये देखिए पावर ऑफ द पोलियो वैक्सीनेशन इन इंडिया। इंडिया सक्सेस स्टोरी, यशस्वी कथा है। पोलियो इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू ए रोबस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय स्तर पर पोलियो लसीकरण का जो प्रोग्राम 10-12 साल से चल रहा है, ग्रेट। द प्रोग्राम यूटिलाइजेस 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन होते हैं वहां पर, ये देखिए। ओरल पोलियो वैक्सीन, इजी टू एडमिनिस्टर, मुंह के द्वारा ड्रॉप्स दिए जाते हैं ना। इट स्टिमुलेट्स द इम्यूनिटी टू द गट, हमारी आंत्र की प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है, और वहां पर जो वायरस की 1 से 2, 2 से 4 होने वाली वो प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको आईपीवी कहते हैं, वो इंजेक्शन होता है। ये ज्यादा दीर्घ काल तक इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व दे सकती है, और ये भी अभी हमारी भारतवर्ष में जो बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ये आ जाता है।
ठीक है। वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, ये पल्स पोलियो, देखिए शब्द क्या है, पल्स पोलियो। पल्स का मतलब, ये पल्स है ना हमारी, तो हर मिनट में ये चलती रहती है, तो पल्स का मतलब है रिपीटेड, साइकिल जैसा चलता है। ये ड्राइव है, एक प्रकार का क्या एक्टिविटी है, टारगेटिंग अंडर 5 years ऑफ ओल्ड। 5 महीने, सॉरी 5 साल के निकले वाले जो बच्चे, उन सबको ये बार बार देना पड़ेगा पोलियो वैक्सीन, 5 वर्ष खत्म होने तक। हाँ, पोलियो फ्री स्टेटस इन 2014 को एक स्लोगन बनाया था हमने, ठीक है। और कंटिन्यू उसकी निगरानी चल रही है, वैक्सीनेशन के कैंपेन चल रहे हैं, तो अभी हम अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। तो अभी एक लास्ट में सारांश देखिए आप, ये पोलियो इज अ क्रिपलिंग, मतलब दुर्बलता आने वाला ये डिसीज है, पोटेंशियली फेटल डिसीज भी हो सकता है, कभी कभार बच्चे मर भी सकते हैं। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड, मतलब विजय प्राप्त किया है ये पोलियो इरेडिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हाई वैक्सीनेशन रेट इसके द्वारा वो प्रतिबंध किया है। तो कभी भी आप बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये पोलियो जैसा लग रहा है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, और उसके आगे की जो उपचार है वो एक्सपर्ट द्वारा करने पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिनों में बच्चों की 2 बीमारियों के बारे में प्रोफेसर देशपांडे ने चर्चा की। एक पहले वाला था नियोनेटल जॉन्डिस, और दूसरी वाली बीमारी थी पोलियो। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आप सबको विनंती है कि वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।